हम लोग आज गुप्तोत्तर काल का अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। हम लोग आजकल आजकल क्या आजकल आज क्या पढ़ेंगे? गुप्तोत्तर काल का अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। हम लोगों ने कल प्रशासन पढ़ लिया और आज जो है अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। गुप्तोत्तर काल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज था भूमि। क्यों भूमि इंपॉर्टेंट चीज था? क्योंकि यह समय है सामंतवाद का। यह समय क्या है? सामंतवाद का। यह सामंतवाद का उदय कैसे हुआ? तो मंदिर, पुरोहित और अधिकारी को सेवा के बदले में भूमि दान दिया जाने लगा और इसी से जो है सामंतवाद शुरू हो गया। वैसे भूमि दान मैंने बताया था कि सातवाहन काल से ही दिया जा रहा था, शुरू हो गया था। गुप्त काल में यह पराकाष्ठा पर था और हर्षवर्धन ने तो अधिकारियों को भी जो है भूमि जो है वेतन के बदले में देना शुरू कर दिया और यहीं से सामंतवाद जो है आ गया पूरे भारत में, पंजाब को छोड़कर। तो सामंतवाद के कारण भूमि का महत्व काफी बढ़ गया। सामंतवाद में जो भूमि दी गई वैसी भूमि को जो है आपरद, शासन, चतुर्वेदी मंगलम या ब्रह्मदेव कहा गया। जो भूमि दान में दी जाती थी उसको आपरद कहा जाता था, शासन कहा जाता था, चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था, ब्रह्मदेव कहा जाता था, है ना। लेकिन आप ऐसी भूमि को न बेच सकते हैं और न ही बंधक रख सकते हैं, ये आपके पास राइट नहीं है। अगर भूमि पर देखा जाए तो कर कैसे वसूला जाता था, तो उसका भी हमें प्रमाण मिलता है। भूमि कर जो होता था वह भूमि का वास्तविक भूमि से जो उस भूमि की जो उपज क्षमता है और उससे भूमि वास्तविक कितना उत्पादन होता है उसको आधार बनाकर जो टैक्स लिया जाता था 1/12 से लेकर 5/6 तक टैक्स लिया जाता था। बात को समझिएगा, भूमि कर जो वसूला जाता था उसका आधार यह था कि भूमि की उपज क्षमता क्या है, लेकिन वास्तविक कितना उपज हुआ उसका आधार बनाकर 1/12 या 5/6 तक टैक्स वसूला जाता था। ये जो टैक्स वसूला जाता था ये गांव के मुखिया ही वसूलते थे। भूमि माप की कुछ इकाइयां थी जो काफी इंपॉर्टेंट था, इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। भूमि माप की इकाई निवर्तन तो था ही, कुल्यावाप, द्रोणवाप, खारीवाप, खारदुंगवाप, नालिकावाप, ये सब जो था बिन जो है इस काल का आपको कह सकते हैं कि टैक्स था। पातक, ठीक, ये सब जो था इस बार भूमि माप की इकाइयां थी।
भूमि माप की इकाई थी। निवर्तन, कुल्या बाप, दोन बाप, खाड़ी बाप, खाडुक बाप, नालिका बाप, पातक, ये सब जो था भूमि माप का इकाई था। कहीं कहीं भूमि भी आपको मिलता है, भूमि माप की इकाई में भूमि भी मिलता है सब, तो कहीं इससे आप लोग घबराइएगा। सिंचाई के लिए देखते हैं कि चंदेल शासक या परमार शासक ने काफी जो है काम किया है, ठीक। और इस समय सिंचाई के लिए अर्घट शब्द मिलता है। यह अर्घट जो है संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी शब्द रहट हुआ। और अर्घट का सबसे पहला प्रयोग मैंने एक किताब का चर्चा किया था, गाथा सप्तशती, याद होगा आप लोगों को। हाल जो सातवाहन शासक थे उन्होंने लिखा था, उसमें रहट या अर्घट शब्द का सबसे पहला प्रयोग हुआ है। तो सिंचाई का भी इस समय जो टैक्स वसूला जाता था, गांव का मुखिया वसूलता था। कौन वसूलता था? गांव का मुखिया वसूलता था। तो यह है भूमि माप के बारे में आपको। भूमि माप की इकाई में पथिका हल भी था, पथिका हल भी था, ठीक। ये सब जो है भूमि माप की इकाई। उसके बाद अगर हम देखें उद्योग धंधा, तो चूंकि सामंतवाद काफी पराकाष्ठा पर था, तो इसके कारण लॉ एंड ऑर्डर उतना ठीक नहीं था। और चूंकि अखिल भारतीय राज्य नहीं था, केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गया, तो छोटे छोटे राज्य थे, तो व्यापारियों को काफी दिक्कत होता था। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे तो उनको चुंगी देना पड़ता था, तो इस चुंगी से उनके काफी टैक्स देना पड़ता था, और लॉ एंड ऑर्डर भी काफी कमजोर था। इस दोनों कारण से व्यापार में आप कह सकते हैं कि काफी गिरावट आया इस काल में। इस काल में व्यापार में काफी गिरावट आया। लेकिन इस समय कुछ आप कह सकते हैं कि व्यापार में कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर हैं, जैसे बंगाल। बंगाल में देखिएगा मलमल काफी इंपॉर्टेंट था, पान है, सुपारी है, और सन जो रेशम का वस्त्र, सूती का वस्त्र होता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। मालवा में देखिएगा तो गन्ना की खेती काफी होती थी, और अफीम भी यहाँ काफी मिलता था। गुजरात में सूती वस्त्र, अफीम और चमड़ा का सामान काफी प्रयोग किया जाता था। मध्य प्रदेश का चुनरी बहुत इंपॉर्टेंट था, मध्य प्रदेश का चुनरी बहुत इंपॉर्टेंट था। और गुजरात का जो वस्त्र होता था उसको वरोज कहा जाता था। गुजरात के वस्त्र को क्या कहा जाता था? वरोज कहा जाता था। और दुकुल पौधा से बनाया गया वस्त्र को कहा जाता था दुकुल। ये सब जो है आपका इस काल का व्यापार के बारे में जो कुछ इस समय कह सकते हैं कि आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार में तो गिरावट आई ही आई, आंतरिक व्यापार भी आ गया। और व्यापार जो है, व्यापार में आप कह सकते हैं कि स्थानीयता आ गया, इसलिए कोई विशेष इस काल में व्यापार में आपको प्रगति देखने को नहीं मिलता है। गुप्तोत्तर काल में एक चीज है, इंपॉर्टेंट चीज डेवलप हुआ, हुंडी। ये हुंडी एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि जैसे कि व्यापार होता था तो व्यापारी चूंकि नगद कैश लेके नहीं चलते थे, और जहां पहुंचते थे तो वो हुंडी को, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर खराब था, तो वो वहां जाके भजा लेते थे। हुंडी इस काल में, गुप्तोत्तर काल में व्यापार में एक नया वर्ड आया, और खासकर ये इसलिए आया होगा कि इस समय लॉ एंड ऑर्डर, ये सब सिचुएशन बहुत ही गंदा था, तो हुंडी व्यवस्था आई थी। एक प्रकार का साख हुआ कि व्यापारी जो है कैश लेके नहीं चल रहा है अपने साथ, वो वहीं पर जाके अपना जो हुंडी दिखाता था कि हम इतना प्रेजेंट कर रहे हैं। इस समय डिफरेंट कर था, टैक्स था, जैसे आपका भाग, भोग, कर,
उद्रंग, हिरण्य, ये सब जो है प्रस्थ, ये सब जो है विभिन्न ऊपरी कर, ये सब कर के प्रकार थे। अगर हम इस काल का सिक्का को देखें, इस काल में, अच्छा हाँ, कर में एक दो पॉइंट और बता देते हैं कि इस समय एक तुरस्क दंड लगाया जाता था या मल दंड। ये एक प्रकार का टैक्स होता था और ये उपद्रवी लोगों पर लगाया जाता था। जो व्यापार को घाटा पहुंचाते थे या उपद्रव करते थे, उस पर तुरस्क दंड या मल दंड लगता था। ये उपद्रवी लोगों से लिया जाता था। एक था तार शुल्क। ये तार के पेड़ से वसूला जाता था और बंगाल पाल का जो अभिलेख है, पाल अभिलेख में जो तारी का टैक्स वसूलते थे, तार का टैक्स वसूलते थे, उसको तारी कहा गया है। सबसे ज्यादा जो टैक्स लिया जाता था वो पण्य वस्तुओं पर लिया जाता था। पण्य वस्तु का अर्थ हुआ बिक्री के लिए जो वस्तु तैयार होती थी, उसको पण्य वस्तु कहा जाता था। इस काल में सिक्का नहीं के बराबर है। इस काल में सिक्का नहीं के बराबर है। सोना का सिक्का सबसे कम मिलता है। जैसे देवपाल का, पाल शासक देवपाल का 6 सोना का सिक्का मिला है। गुजरात के जो शासक है जय सिंह सिद्धराज, उनका 1 सोना का सिक्का मिला है। 1 सोना का सिक्का मिला है। चांदी का सिक्का मिला है और तांबा का सिक्का मिला है। व्यापार जो होता था वस्तु विनिमय प्रणाली पर होता था। व्यापार कैसे होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली पर होता था। और दैनिक लेन देन के लिए जो है कौड़ी का प्रयोग होता था। दैनिक लेन देन के लिए किसका प्रयोग होता था? कौड़ी का प्रयोग होता था। और प्रतिहार अभिलेख में कौड़ी को कापरदक कहा गया है। प्रतिहार अभिलेख में कौड़ी को कापरदक कहा गया है। यही आपका इस काल का उद्योग और धंधा। इसी के साथ जो है गुप्तोत्तर काल का जो अर्थव्यवस्था है वह समाप्त हो गया। अब हम लोग समाज और धर्म जो पाठ बचा हुआ है, कला संस्कृति, यह पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अब हम गुप्तोत्तर काल के नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।